नमस्कार। कक्षा 9वीं अध्याय 1 भाग 4। आज हमारा बिंदु है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं: पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। वहीं इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती है, लेकिन मुख्य अवस्था में शामिल नहीं होती, जिनमें एक अवस्था है प्लाज्मा, 5वीं अवस्था है बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। बॉस आइंस्टीन बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। बॉस आइंस्टीन कंडेंसर, जिसे BEC के नाम से जाना जाता है। ये बॉस नाम हमारे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के आधार पर दिया गया। अर्थात पदार्थ की इस 5वीं अवस्था की खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, वहीं भौतिक विज्ञान व अन्य विज्ञान के मुख्य जनक अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों ने मिलकर की। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से बोस, इसलिए इसका नाम हो गया बॉस आइंस्टीन। कंडेंसेंट का अर्थ होता है प्रेशर, दबाव, अर्थात बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट। इस अवस्था का नाम हो गया बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट। अब हम पहली बात करते हैं पदार्थ की मुख्य पहली अवस्था, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का सामान्य हम सभी जानते हैं। ठोस का अर्थ होता है वे पदार्थ जिनके मध्य रिक्त स्थान नगण्य पाए जाते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरणों में जैसे हम किताब, सुई, लकड़ी आदि को देखते हैं, तो उनको जब हम दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं, तो उसके आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। वहीं वो उतना ही स्थान घेरती है जितना वो प्राथमिक स्थान पर या किसी और स्थान पर ले जाने पर घेरती है। अर्थात इन सभी वस्तुओं में ये पता चलता है कि इनका एक निश्चित आकार होता है और ये एक निश्चित आयतन घेरते हैं। वहीं इनमें जब इन्हें प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, तो यह दबाव, प्रेशर, संपीड़न का अर्थ क्या होता है? तो संपीड़न को हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक बॉक्स है, इसको अधिक प्रेशर देंगे, जैसे इसे दबाव देते हैं, यदि इसका आकार बदलता है, ये दबता है, जैसे यहाँ से दबाने पर नीचे दब गया, तो ये संपीड़न है, प्रेशराइज है। तो ठोस अवस्था में संपीड़न नहीं पाया जाता है। वहीं हम इसके आगे की बात करें तो बल लगाने पर ये टूट सकते हैं, इनका आकार टूट सकता है, पर इन्हें बदला नहीं आकार को बदला जा सकता है प्रेशर दबाव देने से। पर हम कह सकते हैं सामान्य अवस्था आकार नहीं बदलने का अर्थ होगा हम उसके विशेष गुणों को परिवर्तित नहीं कर सकते, सामान्य बल से उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता है। ऐसे ही हम कुछ और वस्तुओं को भी ले सकते हैं, जैसे रबड़ बैंड। रबड़ बैंड को जब खींचा जाता है तो रबड़ बैंड हमें लगता है कि उसका आकार परिवर्तनशील है, इसलिए वो ठोस नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि जब दबाव दिया जाता है उस अवस्था में उसका आकार बदलता है, लेकिन जैसे ही वो बल समाप्त हो जाता है और पुनः अपने व्यवस्थित आकार में जाता है, तो रबड़ बैंड भी एक प्रकार की ठोस अवस्था है। वहीं विभिन्न आकार के बर्तनों में या किसी भी और स्थान पर भी यदि हम मुझे ले जाएंगे, तो उन बर्तनों का आकार या उन नमक के दानों का आकार या शक्कर के दानों का आकार अपरिवर्तनशील होता है, वो बदलता नहीं है। वे सभी ठोस अवस्था के उदाहरण होते हैं। अब हम तीसरी रूप से स्पंज की बात करते हैं।
जो गाड़ी या अन्य जो बेड होते हैं, पलंग होते हैं, उसके ऊपर जो गादी लगाई जाती है, उसके अंदर जो स्पंज रखा जाता है, वो स्पंज भी ठोस अवस्था का उदाहरण होता है। अब कहेंगे सर उसका आकार तो हम जैसे ऊपर बैठते हैं बदल जाता है, तो वो इस कारण से नहीं बदलता, क्योंकि उसका आकार बदलने का मुख्य कारण होता है स्पंज के मध्य कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिनके अंदर हवा भरी हुई होती है। जैसे ही हम अपना शरीर का बल, अपने शरीर का दाब उस पर लगाते हैं, तो वो हवा बाहर निकलने के कारण उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही हम पुनः वहाँ से बल हटा देते हैं, वो पुनः अपने वास्तविक आकार में आ जाता है। ये रबड़ बैंड की तरह ये भी एक ठोस अवस्था का उदाहरण होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाता है। अतः यह भी एक ठोस अवस्था का उदाहरण होता है। हम शर्करा या नमक के दाने को हाथ में या प्लेट में कहीं पर रखते हैं और उस क्रिस्टलों को ध्यान से देखेंगे तो हम उसके आकार को बदलने में समर्थ नहीं होते हैं, अर्थात वह भी एक प्रकार का ठोस है। स्पंज में बहुत ही अधिक छिद्र होने के कारण उसमें वायु मिल जाती है। जैसे ही प्रेशर बनता है, दाब बनता है, वो वायु बाहर निकल जाती है, आकार परिवर्तनशील हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम वहां से उसे हटाते हैं, उसका सामान्य आकार बन जाता है। अगली है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होता है? ठोस के बाद दूसरा द्रव होता है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के रूप में हम जल या शरबत, नींबू शिकंजी आदि किसी भी बिंदु को ले सकते हैं। जब हम उनको देखते हैं, पकाने का तेल, दूध, जूस आदि बिंदुओं को लेते हैं। अब हम इनकी बात करें तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है वे उसी बर्तन के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। उन्हें जैसे, लेकिन यदि हम 2 लीटर दूध लेते हैं तो 2 लीटर का कोई भी बर्तन होगा, किसी भी आकार का होगा, उसके अंदर वो पूर्ण रूप से भर जाएगा। यदि हम 4 लीटर का लेंगे बर्तन तो उसके अंदर 2 लीटर दूध आधा भर जाएगा। भले कोई भी 4 लीटर का बर्तन है तो उसके अंदर जहाँ तक 2 लीटर की क्षमता है उतना ही वो भरता है। यानी द्रव अवस्था, यानी जो द्रव है उसका आकार भले ही अनिश्चित होता है, लेकिन उसके द्वारा घेरा गया स्थान, उसका आयतन निश्चित होता है। अब हम कहेंगे सर पानी यदि हम गिरा देंगे तो गिराने पर उसकी ऊंचाई कम हो जाती है, उसके बदले में उसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसलिए इस प्रयोगों से हम ये देखते हैं कि बर्तन में रखा गया द्रव आकार बदलता है, लेकिन उसका आयतन अपरिवर्तनशील होता है, आयतन बदलता नहीं है। ठोस और द्रव का मिश्रण भी संभव होता है, ये एक दूसरे के अंदर मिश्रित हो जाते हैं। वायुमंडल में मिली हुई गैसें, जैसे अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय जंतुओं, पौधों के लिए अनिवार्य होती है और ये सभी द्रव अर्थात पानी के अंदर सम्मिलित हो जाती है। यानी ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी उसके अंदर सम्मिलित हो जाती है, मिक्स हो जाती है, जिससे हमें उसका फायदा मिल जाता है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए भी इस वायुमंडल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन जो जलीय जीव है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग भी अपने श्वसन की क्रिया के लिए कर सकते हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस, द्रव और गैस तीनों का ही मिश्रण संभव है, एक दूसरे के अंदर सम्मिलित हो जाती है। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण अधिक स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की तुलना में ये अधिक होता है, लेकिन गैस की तुलना में ये कम रहते हैं और इस प्रकार ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के लिए रिक्त स्थान भी अधिक पाया जाता है। इसी के साथ हम तीसरा बिंदु बात करते हैं, मुख्य अवस्था है तीसरी, गैस। अब हमारे घरों में पाई जाने वाली एलपीजी सिलेंडर के अंदर मेथेन गैस भरी हुई होती है। अन्य गैसें भी जो वायुमंडल में मिश्रित होती है, उनका न तो कोई निश्चित आकार है, न उनका कोई निश्चित आयतन है। यानी हम हमारे घरों में यदि एलपीजी सिलेंडर को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें तो उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाएगी, पूरे घर में फैल जाएगी, जबकि वो एक छोटे से एलपीजी सिलेंडर में आ रही थी। हम उसका आकार भी अनिश्चित हो गया और उसने जितनी जगह घेरी थी, तो एलपीजी सिलेंडर छोटा सा होता है और ये हमारे पूरे घर में फैल गई, यानी बहुत ही बड़े आकार में चला जाता है। अर्थात एक गुब्बारे वाले को भी देखा होगा, वो एक छोटे से गुब्बारे को हवा भरकर पूरे फैल देता है, लेकिन जैसे ही जो फूटता है तो उसका आकार पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाता है। हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैस को अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, यानी अधिक प्रेशराइज किया जा सकता है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर में किया जाता है। अधिक संपीड़ितता के कारण वो गैस हमें द्रव आकार में या द्रव रूप में दिखाई देती है और घरों में खाना बनाने के उपयुक्त अवस्थाओं के कारण ही
ये हमें दिखाई देता है। हमारे गैसों के दो छोटे अच्छे सवाल होते हैं। पहला, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। वहीं दूसरा है सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी, एल यानी लिक्विड, पी यानी पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सी यानी कंप्रेस्ड यानी दबाई हुई, प्रेशर की हुई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑक्सीजन सिलेंडर में ये संपीड़ित होती है। वहीं आग बुझाने का जो यंत्र आता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संपीड़ित करके मिक्स किया जाता है, अर्थात इनकी संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। हमारी नाक इस वस्तुओं को सुगंधने में और उसकी सुगंध लेने में सक्षम होती है। रसोई से फैलकर हम तक पहुँच जाती है, अर्थात हम दूर दूर तक पता चल जाता है कि खाना घर में क्या बन रहा है। लेकिन वही शाम को उसी खाने की खुशबू हमें हमारे उस कमरे में भी नहीं आ सकती है, क्योंकि गर्म वस्तुएं जब होती है तो गर्म गैस आसानी से फैल जाती है। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, गर्म वस्तुएं ऊपर की ओर उड़ती है, इसलिए उसकी सुगंध दूर दूर तक आ सकती है। वहीं ठंडी वस्तुओं की सुगंध दूर दूर तक नहीं आती है। ये इसी का मुख्य कारण होता है। इसीलिए कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण अन्य अवस्था अर्थात ठोस और द्रव की तुलना में अधिक रहता है। गैसीय अवस्था में कणों की अनियमित और अत्यधिक गति तीव्र होती है, और ये अनियमित गति के कारण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, और ये बर्तन की दीवारों में प्रत्येक कई सतह पर दबाव बनाते रहते हैं। इन्हीं दबाव के दौरान हम इसका आगे के भाग के रूप में पढ़ेंगे कि इन तीनों अवस्थाओं में क्या अंतर है और इसे किस प्रकार समझा जाता है। धन्यवाद।